हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवी स्टडी शिप। हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, जिसे लिखा है सतीश चंद्रा जी ने। आज हम मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का चैप्टर 5 कवर करने वाले हैं, द एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इस पे हम बात करेंगे 1000 से लेकर 1200 एडी के बीच का जो टाइम था, जिसमें जो गजनी से जो डायनेस्टी आती है, गजनवी डायनेस्टी, वो किस तरह से भारत पर आक्रमण करती है, और उससे पहले जो पॉलिटी होती है वेस्ट और सेंट्रल एशिया की, हम उसको भी देखेंगे। यहाँ हम सिर्फ भारत के बारे में ही नहीं, बल्कि भारत से बाहर जो सेंट्रल एशिया था, ठीक है, और जो वेस्ट में जो कंट्रीज़ थी, जिसमें हमारा ईरान, इराक, ओके, सीरिया, ये सब कंट्रीज़ आती थी, वो सारा हम पढ़ेंगे किस तरह से जो वहाँ की पॉलिटी है उसमें चेंजेस आते हैं, और वहाँ से फिर जो वहाँ पर जो एम्पायर होती है, किस तरह से फिर वो भारत की तरफ अपनी पावर को बढ़ाने के लिए काम करती है, और किस तरह से उनके जो फाइट्स वगैरह हैं वो आसपास की जो दूसरी एम्पायर्स होती हैं उनसे होती हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट होने वाली है वो गजनवी डायनेस्टी है, वो होगी। तो इसलिए इसके बारे में हम बहुत ही डिटेल के साथ इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए अब बिना टाइम वेस्ट करें हम अपने लेक्चर को स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 5 को, द एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो चैप्टर 5 ये हमारे सामने है, द एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। टाइम पीरियड आपके सामने है 1000 से लेकर 1200 एडी के बीच का। देखिए, अगर हम इस टाइम पीरियड की बात करें तो यहाँ पर आपको रैपिड चेंजेस दिखाई देंगे भारत में, वेस्ट में भी और सेंट्रल एशिया में भी, और साथ में भारत में जो नॉर्दर्न इंडिया वाला पार्ट है वहाँ पर। ठीक है, तो सब जगह काफ़ी तेज़ी के साथ यहाँ पर आपको चेंजेस दिखेंगे, और यहाँ पर बहुत सारी डेवलपमेंट भी देखी गई हैं। और ये जो डेवलपमेंट है ये ज़्यादातर किसकी वजह से आती हैं, कब होती हैं? ये जो टर्क्स हैं, जब वो नॉर्दर्न इंडिया की तरफ अपना जो मतलब वो नॉर्थ इंडिया की तरफ अपना जो एक्सपेडिशन है उसको स्टार्ट कर देते हैं, और वो यहाँ किस रूल मकसद से आते हैं? लीडिंग टू देयर रूल टुवर्ड द एंड ऑफ द पीरियड। ठीक है, और काफ़ी बात तक मतलब ये ऐसा नहीं होता कि एकदम से ही आ जाते हैं, धीरे धीरे इनका आना होता है भारत की तरफ। ठीक है, एक अच्छा खासा टाइम पीरियड लग जाता है। बाय द एंड ऑफ द 9th century द अब्बासिड कैलिफेट वॉज इन डिक्लाइन एंड इट्स प्लेस वॉज टेकन बाय द सीरीज ऑफ स्टेट रूल्ड बाय इस्लामिस्ट टर्क्स। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, अभी तक हमने देखा था कि जो अब्बासिड जो ये खलीफा थे, ठीक है ना, जो एम्पायर थी, अभी तक उसका रूल चल रहा था। अब जैसे ही ये जो अब्बासिड एम्पायर है इसका डिक्लाइन होगा, तो अब यहाँ पर आप सबको पता है कि जैसे ही किसी बड़ी एम्पायर का डिक्लाइन होता है तो उसके अंडर जो छोटे छोटे जो रूलर्स होते हैं वो अपने आप को सबसे पहले इंडिपेंडेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी यही देखा गया कि 9th सेंचुरी में जैसे ही जो अब्बासिड जो कैलिफेट है वो डिक्लाइन होते हैं, तो बहुत सारी जो छोटी छोटी जो स्टेट्स होती हैं वो अपने आप को क्या कर लेती हैं? इंडिपेंडेंट कर लेती हैं। The Turks had entered the Abbasid Empire during the 9th century as a palace guard and the mercenary soldiers। अब होता क्या है, अब यहाँ पर जो एब्बासिड खलीफा था उसका तो टूटना शुरू हो गया, छोटे छोटे स्टेट्स हो गए, उसमें से बहुत सारे जो स्टेट्स थे उनको जो टर्क्स थे आगे चल के वो भी रूल करते हैं, और जो इनमें से कुछ टर्क्स ऐसे थे जिन्होंने इस्लाम को अडॉप्ट कर लिया था, मतलब ना इस्लाम धर्म को वो मानने लगे थे। देखिए यहाँ पर जो टर्क्स हैं, आपको इससे ये नहीं सोचना है कि यहाँ पर सभी जो टर्क्स हैं वो अभी मुस्लिम हैं, नहीं। ये जो अपने आप में जो टर्क्स जो यहाँ पर ये टर्म है, ये एक बहुत बड़ी टर्म है इस टाइम पे, क्योंकि यहाँ पर आपको सब धर्मों के लोग भी दिखाई देंगे, और बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनका अपना कोई धर्म भी नहीं है, उनका कुछ अपना अलग ही, जैसे एक ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं ना, वैसे हैं। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि अब जो टर्क्स थे ये एब्बासिड एम्पायर की तरफ इन्होंने आना शुरू कर दिया 9th सेंचुरी में। और ये कैसे आए थे? ये आए पैलेस गार्ड्स की तरह थे। मर्सनरी है यहाँ पर, वो सोल्जर होते हैं जो ना बस फाइट वगैरह करने के लिए होते हैं, कहीं भी जाओ प्लंडर करो, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से ये आते हैं, एंड सून दे इमर्स्ड एज अ किंग मेकर। शुरुआत में तो सब ये मार धाड़ लूटपाट करने के लिए आता है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर बन जाते हैं ये किंग मेकर्स। धीरे धीरे उस एरिया को कब्जा कर लिया, फिर वहाँ से अच्छे खासी ने वहाँ से उसको लूट लिया, बहुत सारी चीज़ें हाथ लग गई। अब यहाँ पर ही ये बस जाएंगे और अपने आप को किंग बनाना शुरू कर देंगे, या अपनी जगह किसी और को किंग बना के चले जाएंगे। As the power of the central government declined, provincial governors starting assuming independent status, though for some time the fiction of unity was capped by the Khalifa formally granting the title Amir ul Amara। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पहले एक सेंट्रल पावर थी, ठीक है, जो एब्बासिड एम्पायर थी उसकी एक सेंट्रल पावर थी, लेकिन जैसे ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हुआ डिक्लाइन, तो जो प्रोविंशियल गवर्नर थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट होने का स्टेटस दे दिया। लेकिन वहाँ पर सबको पता है कि खलीफा का रूल था, खलीफा है ना, इस्लाम धर्म में सबसे बड़े वो खलीफा को ही मानते हैं। वो खलीफा चाहते थे कहीं ना कहीं वो एक यूनिटी बनी रहे वहाँ के लोगों में,
तो इसीलिए उन्होंने क्या शुरू कर दिया, उन्होंने टाइटल्स देने शुरू कर दिए। जो ये अपने आप को जो ये लोग अलग कर रहे थे ना गवर्नर से, प्रोविंशियल गवर्नर है ना, अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रहे थे, तो इन्होंने जो खलीफा थे इन्होंने क्या कर दिया, इनको टाइटल्स देना शुरू कर दिया, अमीर उल करके इस तरह से, कमांडर ऑफ कमांडर्स, इसलिए दिया कि ये खलीफा से खुश हो जाए कि हाँ इतना अच्छा टाइटल हमें दे दिया, और सब में कहीं ना कहीं एक थोड़ी बहुत यूनिटी बनी रहे। ओके और इससे क्या होता था कि जो खलीफा है उसके हाथ में सारी अथॉरिटी रहती थी, भले ही वो डायरेक्टली नहीं हो लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उसका नाम चलता था। These new rulers assumed the title अमीर at first and of सुल्तान later on। तो शुरुआत में जो ये प्रोविंशियल गवर्नर थे जिन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट कर लिया था, शुरुआत में तो इन सब के टाइटल इनको अमीर, ठीक है ना, इस टाइटल को एज्यूम करते हैं, और बाद में यही अमीर अपने आप को फिर सुल्तान टाइटल का भी मतलब उसका भी वो यूज़ करते थे, सुल्तान टाइटल है फिर वो भी यूज़ करते हैं अपने लिए। अब आगे देखते हैं। अब होता क्या है, जो टर्किश ट्राइब्समैन थे वो सेंट्रल एशिया से लगातार आए जा रहे थे, और इनका जो मेन कैरेक्टर था वो ये था कि ये ऐसे सोल्जर्स हुआ करते थे कि जो लॉयल्टी वगैरह ना, इससे उन्हें कोई वो नहीं है। अगर इनका जो रूलर है वो अनसक्सेसफुल है तो उसे छोड़ के फिर ये किसी और के साथ हो लिया करते थे, ठीक है। इनको क्या चाहिए था, इनको बस पावर चाहिए थी और लूट पाट वाली जो चीज़ें हैं जिससे कि ना इनका अपना खुद का अच्छा चलता रहे। ओके तो यहाँ पर यही बात कही गई है, हु वर प्रिपेयर टू स्विच लॉयल्टीज एंड द अबेंडन एन अनसक्सेसफुल रूलर विदाउट मच थॉट। तो ये ज़्यादा नहीं सोचते थे किसी को छोड़ने से पहले। द स्ट्राइव बिटवीन डिफरेंट मुस्लिम सेक्ट एंड बिटवीन द डिफरेंट रीजन मेड द पीरियड अ रेस्टलेस वन। ये टाइम ऐसा था कि यहाँ पर बहुत अलग अलग मुस्लिम सेक्ट्स थे इस टाइम पर, कोई एक मुस्लिम सेक्ट नहीं था, अलग अलग थे। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स पीरियड रहा है, एकदम रेस्टलेस पीरियड रहा है ये। एम्पायर एंड स्टेट रॉज एंड फेल इन अ रैपिड सक्सेशन। बहुत सारे एम्पायर्स आते हैं, बहुत सारे स्टेट्स बनते हैं, और वैसे ही वो जो स्टेट और एम्पायर होती हैं वो वैसे ही यहाँ से उनका फॉल भी हो जाता है। इन दिस सिचुएशन ओनली अ बोल्ड वॉरियर एंड अ लीडर ऑफ मैन, अ पर्सन हु वॉज अडेप्ट इन वॉरफेयर एज इन विद स्टैंडिंग इंट्रोड्यूस कुड कम टू द सरफेस। ऐसी सिचुएशन में सिर्फ वही वॉरियर यहाँ पर टिक पाते थे जो वाकई में ही काफ़ी बोल्ड है ना, जिनको टेक्निक्स वॉरफेयर इन सबको बहुत अच्छे से आता है, तो वो यहाँ पर टिक जाते थे। द टर्किश ट्राइब्समैन ब्रॉट विद हिम द हैबिट ऑफ रूथलेस प्लंडर। जो ये टर्किश ट्राइब्समैन थे, ये जो टर्किश थे ना, ये मैंने आपको बताया कि सारे ये मुस्लिम नहीं थे, बहुत सारे थे इधर से जो ट्राइबल लोग हैं उनकी तरह आते थे। एक मौका मिल गया कि हाँ अब जो एबिसिड एम्पायर थी उसका फॉल हो चुका है, वहाँ कोई पावरफुल रूलर नहीं बचा है, तो ये इन्होंने अपना जो रूट है उस तरफ कर लिया। ये बहुत ही रूथलेस होते थे और इनका सबसे बड़ा शौक था प्लंडर करना, लूट करना, ठीक है। देयर मेन मोड ऑफ वॉरफेयर कंसिस्ट ऑफ रैपिड एडवांस एंड रिट्रीट, लाइटनिंग रेड एंड अटैकिंग एनी लूज बॉडी ऑफ स्ट्रगल। ये ना एकदम से किसी पर अटैक करते थे, ठीक है, पहले से बता के नहीं आते थे, एकदम से करते थे जिससे कि किसी को समझने का मौका ही ना मिले। और इनकी जो रेड है वो भी ऐसे नहीं होती थी, बहुत बुरी रेड करके जाते थे ये। दे कुड डू दिस बिकॉज ऑफ द एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ देयर हॉर्सेज, also their hardihood so that they could cover incredible distance on a horseback। बहुत ही मजबूत होते थे ये लोग, ऊपर से इनके पास जो घोड़े थे, जो हॉर्सेस थे, वो एक्सीलेंट क्वालिटी के थे कि ये बहुत सारा एक लंबे टाइम तक ना उन पे चलते रहते थे, ठीक है। 100-200 किलोमीटर ये ना घोड़े पे बैठ के ना बहुत अच्छे से कवर कर लिया करते थे। और वैसे भी काफ़ी मतलब हम कह सकते हैं किसी का जो फिजिक होता है बहुत अच्छा होता है, तो ये उन्हीं लोगों में से थे। Meanwhile, the breakup of the Gujar Pratihar Empire led a phase of political uncertainty in North India। अब देखिए, अब देखते हैं भारत की तरफ। भारत में क्या था इस टाइम पे, जो गुर्जर प्रतिहार थे उनका हो चुका था ब्रेकअप, और इस वजह से भारत में ये फेज चल रहा था बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का, कुछ भी सही से पॉलिटिकली स्टेबल नहीं था। अ न्यू फेज ऑफ स्ट्रगल फॉर डोमिनेशन, और यहाँ के जो लोग थे वो खुद आपस में लड़े जा रहे थे कि आगे अब पूरा जो रूल वगैरह है वो किसका होगा। As a result, little attention was paid to the emergence of aggressive expansionist Turkish states as on the northwest border of India and West Asia। यही खबर लग जाती है किसको, जो टर्किश स्टेट्स होते हैं उनको लग जाती है, और वो तो पहले से ही बड़े अग्रेसिव और अपनी एरिया को फैलाने में लगे हुए थे, तो इसीलिए वो पहुंच जाते हैं इंडिया और वेस्ट एशिया के नॉर्थ वेस्टर्न जो बॉर्डर है, जो अभी हमारा प्रेजेंट हमारा नहीं, अभी पाकिस्तान बन चुका है, लेकिन कभी वो भी इस टाइम पर भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। Kabul, Kandahar and its neighboring area to the south called the Zabul or Zamindawar were considered part of the Al-Hind और इंडिया। तो उस टाइम पे जो काबुल, कंधार और उसके आसपास का जो भी साउथ का एरिया था वो सब भारत के अंदर ही आता था, उसे अल हिंद बोला जाता था, और 9th सेंचुरी तक वो भारत का ही हिस्सा रहा है। देयर वर मैनी बुद्धिस्ट एंड हिंदू श्राइन्स इन द एरिया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बीइंग द 53.5 एम कोलेसल स्टैचू ऑफ बुद्ध एट बामियान। तो यहाँ पर ये जो एरिया था, यहाँ पर उस समय बहुत सारे बुद्धिस्ट और हिंदू श्राइन्स थे इस एरिया में, यहाँ तक कि आपको स्टैचू भी मिलेंगे बुद्ध के, ठीक है। ये जो कंधार, ये पूरा मैंने बताया ना आपको, काबुल कंधार वाला जो हिस्सा है।
The area up to the river Oxus was ruled by many dynasty and some of them claiming descent from the Kanishk. ये जो रिवर ऑक्सस है यहाँ पर बहुत सारी डायनेस्टीज रूल करती थी। जो ये ऑक्सस रिवर है ये तजाकिस्तान, ठीक है, और इसके जो दूसरे साइड वेस्ट में जो कंट्रीज़ है वहाँ से निकल कर आती थी ये, ठीक है, रिवर। और ऐसा माना जाता है कि इसके आसपास बहुत सारी जो डायनेस्टीज़ हैं वो रूल करती थी और यही ये जो कनिष्क था, ठीक है ना, कनिष्क की जो एम्पायर थी वो भी कहीं ना कहीं इसी के डिसेंट थे। These kingdom, backed by a mixed population of local tribes, Huns, Turk, and exiled Iranian Indians, offered stiff resistance to the Arab effort to enter the area for tribute, plunder, and slaves. अब जैसे मैंने बता दिया, जो कनिष्क है वो भी यही बताते थे, जिसकी डायनेस्टी है, कि ऑक्सस के पास जो रूल करने वाले डायनेस्टीज थी वो भी किसके डिसेंडेंट थे? कनिष्क की डायनेस्टी के डिसेंडेंट थे। दीज किंगडम बैक्ड बाय द मिक्स पॉपुलेशन। अब जो ये किंगडम्स थे ये मिक्स थे, ठीक है। अभी जो भारत की तरफ जो किंगडम बढ़ रहे थे या और जो आसपास थे वो ऐसा माना जाता है कि वो ये जो लोकल ट्राइब्स थे ना, हुन, तुर्क्स, ठीक है, और दूसरे जो ईरानियन थे और भाटी राजपूत थे, ये सब ना इनकी मिक्स पॉपुलेशन थी इस एरिया में। क्योंकि ये जो जगह थी, ये काबुल कंधार वाली, ऐसा थी कि हर तरफ से ना जो लोग हैं, ट्राइब्स हैं, वो यहाँ पर आती रहती थी और एक जगह आके ना फिर मिंगल हो जाती थी। तो यहाँ पर इसलिए इसको ऐसा बताया गया है कि मिक्स पॉपुलेशन है यहाँ पर। और ये सारे मिलकर जब अरब है ना, जब अरब भारत की तरफ अपना रुख करते हैं यहाँ पर अटैक करने के लिए, तो ये सारे ही उनको एक कड़ी टक्कर देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और अरब्स का मेन यहाँ पर आने का मतलब क्या था कि प्लंडर करना है, यहाँ से बहुत सारे स्लेव लेकर जाना है भारत से, और ऐसा हुआ भी है। जो अरब हैं वो शुरुआत में इस मकसद से नहीं आए थे कि भारत में आके उनको रूल करना है, बल्कि जब उनको पता चला कि भारत अपने आप में कितना हम कहते हैं प्रॉस्परस है, तो उन्होंने ये मन बना लिया कि यहाँ से सिर्फ उन्हें लूट करके लेके जानी है, बहुत सारे स्लेव्स लेके जाने हैं, और ऐसा वो करते भी हैं, ठीक है। अब देखते हैं गजनवीड एम्पायर के बारे में। अब जैसे ही 9th सेंचुरी का एंड होता है, जो खुरासन पार्ट होता है, ये जो खुरासन और कुछ पार्ट जो ईरान का होता है, ठीक है, यहाँ पर रूल चल रहा होता है समनिड्स, ठीक है, हु वर ईरानियन बाय डिसेंट, जिनके अगर हम बात करें डिसेंट की तरफ से देखें हम, उनके डिसेंट थे तो वो ईरानियन, ठीक है। तो ये मतलब आप ये बोल सकते हैं एक तरह से कि ईरानियन के ही आगे के सक्सेसर रहे हैं। द Samanid had to battle continually with the non-Muslim Turkish tribesmen on their northern and eastern frontier. अब जो ये जो ईरान में रह रहे जो ये समानिड्स थे, इनकी लगातार फाइट चलती रहती है किसके साथ? मुस्लिम टर्किश ट्राइब्समैन के साथ। बहुत सारे जो टर्किश ट्राइब्समैन थे वो ऐसे थे कि अब उन्होंने मुस्लिम धर्म को अपना लिया था, ठीक है। तो जो ये समानिड्स थे, इनकी नॉर्दर्न साइड से देखें, मान चले कि ये समानिड्स है, अगर नॉर्दर्न साइड से देखें तो इनकी फाइट चल रही थी इनसे, ठीक है। और अगर ईस्टर्न साइड से देखें तो ईस्टर्न साइड से भी कुछ ये टर्किश रूलर थे, इनसे भी इनकी फाइट चल रही थी, क्योंकि ये पूरा इस तरह आ रहे थे, घेरते हुए आ रहे थे इनको, ओके। इट वॉज ड्यूरिंग दिस स्ट्रगल दैट अ न्यू टाइप ऑफ सोल्जर द गाजी वॉज बॉर्न। और इस समय पे एक नए तरह के सोल्जर्स निकल कर आते हैं जिनको कहा गया गाजी। The battle against the Turks, most of whom worshipped the force of nature, were hidden in the eyes of Muslim, was a struggle for religion as well as for the safety of the state. अब यहाँ पर जब बैटल चलती है तुर्क्स के खिलाफ, ठीक है, तो बहुत सारे जो लोग थे वो वर्शिप करते थे नेचर की, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे अब कि वो अपने धर्म के लिए भी लड़ना शुरू कर दिया, उन्होंने अपने धर्म के लिए भी स्ट्रगल करना शुरू कर दिया, और साथ में अपने स्टेट की सेफ्टी के लिए भी। हैंस द गाजी वॉज अ मच अ मिशनरी एज अ फाइटर, ठीक है। और जो ये गाजी था ये एक मिशनरी के साथ साथ एक बहुत अच्छा क्या था, फाइटर भी था। ही एक्टेड एज अ लूज ऑक्सिलरी ऑफ द रेगुलर आर्मी एंड मेड अ फॉर हिज पे बाय प्लंडर, ठीक है। और इसकी जो आर्मी थी वो भी बहुत अच्छी थी, और ये जो भी प्लंडर वगैरह करता था उसी से अपनी आर्मी को पे करता था। इट वॉज द रिसोर्सफुलनेस ऑफ द गाजी एंड हिज विलिंगनेस टू अंडरगो ग्रेट प्राइवेशन फॉर द शेक ऑफ द कॉज विच अनेबल दीज इन्फेंट मुस्लिम स्टेट टू होल्ड देयर ओन अगेंस्ट द हार्डन टर्क्स, एंड इन कोर्स ऑफ टाइम मैनी टर्क्स बिकम मुस्लिम, बट द स्ट्रगल अगेंस्ट रिन्यूड इंकर्जन ऑफ द नॉन मुस्लिम टर्किश ट्राइब्समैन कंटिन्यू। अब यहाँ पर होता क्या है, पहले तो बहुत सारे, मैंने आपको बताया, बहुत सारे जो तुर्किश थे वो ऐसे थे कि वो सिर्फ एक ट्राइबल थे, ठीक है, उनका कोई धर्म नहीं था। लेकिन हम जैसे जैसे वो इधर दूसरे एम्पायर्स में घुसने की कोशिश करते हैं तो वो इन्फ्लुएंस होने लग जाते हैं मुस्लिम धर्म से। तो बहुत सारे जो टर्किश मैन होते हैं जो अभी तक इन एम्पायर्स के दुश्मन थे, जो यहाँ पर मुस्लिम धर्म था इनके दुश्मन थे, यहाँ पर आकर अटैक कर रहे थे, प्लंडर कर रहे थे, जब ये यहाँ पर आ जाते हैं, इस एरिया को जीत लिया, ठीक है, तो ये मुस्लिम धर्म के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। बहुत सारे जो तुर्किश होते हैं वो मुस्लिम बन जाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ देखी जाती है कि जो लोग मुस्लिम बन गए, अब उन्होंने इन दूसरे मुस्लिम्स को क्या देना शुरू कर दिया, संरक्षण देना शुरू कर दिया, प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया, कि जब तक वो मुस्लिम नहीं थे तब तक तो उनकी वॉर चल रही थी दूसरे मुस्लिम्स के साथ, लेकिन जैसे ही वो उन्होंने अपना धर्म चेंज कर लिया, वो मुस्लिम बन गए, तो अब ये दोनों क्या हो गए, भाई भाई हो गए, ठीक है। लेकिन अभी भी बहुत सारे जो तुर्किश रूलर ऐसे थे जिन्होंने मुस्लिम धर्म को
एक्सेप्ट नहीं किया था, वो उसमें कन्वर्ट नहीं हुए थे। तो यहाँ पर इन तुर्किश में और इन तुर्किश में क्या लगी रहती थी, वॉर लगी रहती थी, क्योंकि ये तो मुस्लिम बन गए, ये वाले नहीं बने, तो इनमें आपस में वॉर लग रही है, और ये वाले किसके साथ ही हो गए, ये इनके साथ ही हो गए। समझ गए आप? ठीक है। द इस्लामिस्ट तुर्किश ट्राइब्समैन वर टू इमर्ज एज द ग्रेट डिफेंडर। अब जो ये जो तुर्किश ट्राइब थी जिन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया, ये एक ग्रेटेस्ट डिफेंडर बन के निकलती है। ठीक है। बट द लव ऑफ द प्लंडर वेंट साइड बाय साइड विद द डिफेंस ऑफ इस्लाम। लेकिन इनका एक शौक अभी भी खत्म नहीं हुआ, प्लंडर का। ठीक है ना, लूट पाट करने के शौक इनके अभी भी बने हुए थे, वो नहीं छोड़े इन्होंने। बाकी इस्लाम को अब ये जो लोग क्या करने लगे, डिफेंड करने लग गए। Among the Samanid governor was a Turkish slave, Alptagin, who in course of time established an independent kingdom with its capital Ghazni. अब जो समानिड गवर्नर था, ठीक है, ये एक तुर्किश स्लेव था, इसका नाम था अल्पतगीन। ठीक है, और ये अल्पतगीन था, इसने क्या करा इस टाइम पर, अपना एक इंडिपेंडेंट जो किंगडम था उसको स्टैब्लिश करा, और कैपिटल क्या रखी उसकी, गजनी। Okay, the Samanid kingdom soon ended and the Ghaznavid took over the task of defending the Islamic land from the Central Asian tribesmen. अब ये समानिड जो किंगडम है इसका बहुत जल्दी हो जाता है एंड, और इसकी जगह आएगी अब गजनविड, और ये क्या ले लेती है, अब ये सारा का सारा जो इस्लामिक लैंड को डिफेंड करने का जो काम है, इस्लामिक जो लैंड है उसको बचाने का जो काम है, वो किसके हाथ में आ जाता है, गजनविड के। गजनविड से पहले कौन कर रहा था, समानिड किंगडम कर रहा था। ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, इट वॉज इन द कंटेक्स्ट दैट महमूद असेंडेड द थ्रोन एट गजनवी। अब यहाँ पर आते हैं महमूद, ठीक है, गजनी में, अब ये थ्रोन इनको मिल जाता है। महमूद इज कंसिडर्ड अ हीरो ऑफ इस्लाम बाय मेडिवल मुस्लिम हिस्टोरियन बिकॉज ऑफ हिज स्टाउट डिफेंस अगेंस्ट द सेंट्रल एशियन टर्किश ट्राइबल इन्वेडर। अब जैसे ऊपर बताया कि ये जो गजनविड एम्पायर थी, अब इसके हाथ में पहुंच गया था कि अब इस्लामिक लैंड को तुम्हें कंट्रोल करना है, तुम्हें डिफेंड करना है, बचाना है, क्योंकि सेंट्रल एशिया की तरफ से, सेंट्रल एशिया वाला पार्ट कौन सा होगा हमारा, जिसमें आज हमारा चाइना, रशिया, ये सब है, तो यहाँ से जो ट्राइब्समैन आ रहे थे वो इस इस्लामिक लैंड पर करते थे अटैक, और उससे बचाता कौन था उनको, पहले समेनिड किंगडम का काम था ये, और फिर बाद में गजनवी जो किंगडम है उसका काम था। अब ये जो गजनविड एम्पायर है इसको रूल कौन कर रहा है, महमूद गजनी रूल कर रहा है। महमूद गजनी को हीरो ऑफ इस्लाम बताया गया है, मिडिवल मुस्लिम जो हिस्टोरियन है वो बताते हैं जो महमूद ऑफ गजनी है वो क्या था, हीरो ऑफ इस्लाम था, क्योंकि उसने डिफेंड किया है इस इस्लामिक लैंड को, किससे, जो सेंट्रल एरिया से जो तुर्किश ट्राइबल इन्वेडर्स आ रहे थे उनसे। ठीक है। द गाजी स्प्रिट देयरफॉर फर्दर इंक्रीज ड्यूरिंग हिज रेन। इस टाइम पे जो गाजी स्प्रिट थी वो बहुत ज़्यादा, एक हम कहते हैं कोई चीज़ वायरल हो जाती है ना, वही थी। महमूद वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद द रेनेसेंस ऑफ द इरानियन स्क्रिप्ट विच ग्रू रैपिडली ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस टाइम पे जो इरानियन स्प्रिट थी वो भी बहुत ज़्यादा अपनी चरम सीमा पर थी। द प्राउड इरानियन हैड नेवर एक्सेप्टेड द अरेबिक लैंग्वेज एंड द कल्चर। जो प्राउड जो इरानियंस थे, ईरान में रहने वाले जो लोग थे, उन्होंने कभी भी अरेबिक लैंग्वेज और उसके कल्चर को एक्सेप्ट नहीं किया। द समानिड स्टेट हैज़ ऑल्सो इनकरेज द पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर। जो समानिड स्टेट था, ठीक है, इन्होंने भी क्या करा, पर्शियन लैंग्वेज को और लिटरेचर को एनकरेज करा। जब इनका कंट्रोल हो गया ईरान पर, तो इन्होंने ऐसा नहीं है कि वहाँ के कल्चर को दबा दिया, बल्कि पर्शियन लैंग्वेज और लिटरेचर को क्या करा, एनकरेज करा। अ हाई वाटर मार्क इन द इरानियन रेनेसेंस फॉर रीच्ड विद फिरदोशी शाहनामा। और इरानियन का रेनेसेंस या उनका जो कल्चर है वो सबसे ज़्यादा तब अपने रीच पर पहुंचा जब फिरदोशी ने क्या लिखा, शाहनामा लिखा। जो फिरदोशी था वो एक पोइट था, किसके कोर्ट में, महमूद के कोर्ट में। ठीक है। एंड ही ट्रांसपोर्टेड द स्ट्रगल बिटवीन ईरान एंड तुरान टू मिथिकल टाइम्स एंड ग्लोरीफाइड द एशियन इरानियन हीरोज। और इन्होंने बहुत कुछ बताया है, जो इरानियन हीरोज हैं उनके बारे में लिखा है और बताया है, किसने, फिरदोशी ने। किसके कोर्ट में था ये, महमूद गजनवी के कोर्ट में था। ठीक है। यहाँ पर जो इरानियन पेट्रोटिज्म है और जो पर्शियन लैंग्वेज है, कल्चर है, बिकम द लैंग्वेज एंड द कल्चर ऑफ द गजनविड एम्पायर। यहाँ पर ये जो फिरदोशी है ये इरानियन कल्चर को इतना ज़्यादा हम कहेंगे पॉपुलर कर देते हैं कि जो गजनविड की जो एम्पायर थी उसमें कोर्ट लैंग्वेज, ठीक है, उनका जो कल्चर है वो सब क्या हो गया था, सब पर्शियन हो गया था। सो मच महमूद हिमसेल्फ क्लेम डिसेंट फ्रॉम द लेजेंडरी इरानियन किंग। यहाँ तक कि जो महमूद था वो भी खुद अपने आप को क्या बताने लग गया था, जो इरानियन किंग थे, एक लेजेंडरी इरानियन किंग थे अफरासियाब, ठीक है ना, ये अपने आप को उनका ही बताने लग गया कि है ना हम उन्हीं के वंश से हैं। दस द टर्क्स बिकम नॉट ओनली इस्लामाइज्ड बट द पर्शियनाइज्ड। ठीक है, तो ये जो टर्क्स थे सिर्फ केवल इन्होंने इस्लाम को ही नहीं अपनाया, बल्कि जो पर्शियन, ठीक है ना, एक तरह से पूरे पर्शियनाइज्ड हो गई है। जो पर्शियन धर्म था सिर्फ उसको भी इन्होंने बहुत अच्छे से अपने अंदर मतलब उसको अडॉप्ट कर लिया। इट वॉज दिस कल्चर दैट दे वर टू ब्रिंग विद दैम टू इंडिया विद 2 centuries लेटर। और इसीलिए जब ये लोग भारत में आते हैं तो इनके साथ ना केवल इस्लाम बल्कि जो पर्शियन कल्चर था वो भी भारत में आता है।
While Mahmud played an important role in the defense of the Islamic State against the Turkish tribes and the Iranian culture renaissance, in India his memory is only that of a plunder and a destroyer campus. देखिए जो महमूद है उसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है किसको बचाने में, इस्लाम को बचाने में। इस्लाम को किससे बचा रहे थे, वो जो टर्किश ट्राइब्स मना रहे थे उनसे बचा रहे थे। साथ में ईरानियन कल्चर को भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने फैलाया है। लेकिन अगर हम बात करें भारत में, इसने भारत में क्या काम करा है, तो भारत में सिर्फ इसको इसलिए याद रखा जाता है क्योंकि भारत में आके इसने बहुत ज़्यादा लूटपाट करी और जो यहाँ पर टेम्पल्स थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। एक लार्ज नंबर जो यहाँ पर टेम्पल्स थे उनको, लार्ज नंबर ऑफ टेम्पल्स को इसने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो भारत में तो ये सिर्फ इसीलिए जाना जाता है, बाकी बाहर की दुनिया में इसने चाहे जो मर्जी कर हो। महमूद इज सेड टू हैव बीन 17 रेड्स इनटू इंडिया। भारत में इसने 17 बार रेड करी है, ठीक है। जो इनिशियल रेड थी इसकी वो किसके खिलाफ थी, हिंदू शाही जो रूलर्स थे पेशावर और पंजाब में, उनके खिलाफ करी है इसने ये रेड। एंड देयर कैपिटल वॉज द उदबंदा और द वाही हिंद पेशावर, ठीक है। और इन कैपिटल्स को बिल्कुल उसने तहस नहस कर दिया था। द हिंदू शाही रूलर हैड बीन क्विक टू सी द डेंजर टू डैम ऑफ द राइज ऑफ द अग्रेसिव एंड एक्सपेनिस्ट स्टेट ऑन देयर साउदर्न वेस्ट बॉर्डर। और जो उस टाइम पे जो ये साउदर्न वेस्ट पे जो बॉर्डर पे जो लोग थे, हमेशा उनको एक डर लगा रहता था कि कभी भी उन पर अटैक हो सकता है। द हिंदू शाही रूलर जयपाल हैड एन अलायंस विद द डिस्प्लेस्ड समनिड गवर्नर ऑफ गजनी। इसीलिए जो हिंदू शाही डायनेस्टी का रूलर होता है एक जयपाल, उसको पता होता है कि वो अकेले इनका सामना नहीं कर पाएगा, जो महमूद गजनी है उसका अकेला सामना नहीं कर पाएगा, इसलिए ये अलायंस बनाता है। और किसके साथ बनाता है, ये एक समनिड गवर्नर होता है। अब आप सोचोगे समनिड तो ये तो पहले से ही, ये तो गजनवी भी खुद जो गजनवी एम्पायर उससे पहले जो समनिड है वो भी क्या कर रहे थे, इस्लाम को डिफेंड कर रहे थे, तो वो जयपाल के साथ क्यों आए। यहाँ पर जो समनिड गवर्नर है, इसके पहले तो एक गवर्नर होता है गजनी में, इसके पहले तो अच्छे ताल्लुक होते हैं गजनी के साथ, लेकिन बाद में इसको डिस्प्लेस कर दिया जाता है, तो इसलिए ये तो दुश्मन बन गया गजनी का, ठीक है। तो इसलिए जयपाल के साथ कर लेता है ये अलायंस। द भाटी रूलर ऑफ द एरिया अराउंड मुल्तान, साथ में जो मुल्तान में रूलर था भाटी रूलर। यहाँ पे देखिए जो समनिड गवर्नर, इसका नाम नहीं दिया हुआ, बस ये कहा हुआ है कि एक रूलर था, मतलब एक गवर्नर था समनिड एम्पायर के अंदर जिसको डिस्प्लेस कर दिया था, ठीक है, गजनी से। और दूसरे रूलर कौन है, मुल्तान के भाटी रूलर, ठीक है। इनको भी डर था कि मुल्तान पर कभी भी गजनी आकर अटैक कर सकता है, तो ये भी जयपाल के साथ हो जाते हैं। अमीर ऑफ मुल्तान इन्वेडेड गजनी बट ही हैड टू सफ़र अ डिफीट। और ये सब मिलके क्या करते हैं, गजनी पर अटैक करते हैं, लेकिन इनको वहाँ से क्या मिलती है, डिफीट। और यहाँ पर ये जब गजनी के खिलाफ लड़ते हैं सारे, तो इनको हाथ लगती है डिफीट, साथ में इनकी पूरी एम्पायर हो जाती है कोलैप्स, ठीक है। जो पहले पावर थी वो भी गई हाथ से। इन रिटेलिएशन द गजनविड रूलर ऑफ द टाइम लेड वेस्ट इन द एरिया अप टू काबुल एंड जलालबाद, ठीक है। अब पूरा आप देख रहे हो ना कहाँ तक रूल फैल गया, पूरा का पूरा आगे काबुल तक रूल आ गया इनका गजनविड रूलर्स का। इन 991 से लेके होता क्या है, जो सुबुक्तीन होता है, द शाही सफर्ड अ सीरियस डिफीट। अब यहाँ पर इनके हाथ डिफीट लग जाती है, जो सुबुक्तीन होता है। एंड फॉलो दिस प्रोविंस ऑफ काबुल एंड जलालबाद एनेक्स टू गजनी। और किसके हाथ में पहुँच जाती है, ये गजनी के हाथ में पहुँच जाती है। As a prince, Mahmud had taken in these battles. After his succession to the throne, he resumed the offensive against the Shahis, and the Shahi ruler Jaipal had in the meantime strengthened his position by bringing Lahore under his control, and thus the Shahi ruler extended from Peshawar to Punjab. अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, जो शाही होते हैं वो बहुत ही बुरी तरह उनकी हार हो जाती है। किसके अंडर हो रहा है, सुबुक्तीन। अब सुबुक्तीन से आप कंफ्यूज मत होना, जो सुबुक्तीन है वो कोई और नहीं बल्कि महमूद गजनी के फादर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो शाहीज होते हैं उनको हार मिल जाती है, और ये जो प्रोविंस होती है काबुल जलालबाद, ये सब किसके पास पहुँच जाता है, गजनी के पास पहुँच जाता है, ठीक है। वही जो सुबुक्तीन है उनके अंडर आ जाता है सब कुछ, महमूद के अंडर मान लो, सुबुक्तीन के अंडर मान लो। आफ्टर हिज एक्सेशन टू द थ्रोन इन 998 AD ही रिज्यूम द ऑफेंसिव अगेंस्ट द शाहीज, ठीक है। अब जैसे इनका थ्रोन वापस हो जाता है, मतलब ये थ्रोन पे बैठ जाता है अब इन बैटल्स वगैरह के बाद, तो इनका थोड़ा जो ये शाहीज वगैरह के थोड़ा सा अभी इनकी वॉर वगैरह रुक जाती है इनसे। अब इस बीच में क्या होता है, जो शाही रूलर जयपाल होता है वो अपनी जो पोजीशन है उसको कर लेता है स्ट्रॉन्ग, उसे कुछ टाइम मिल जाता है, इस बीच में उसके ऊपर कोई अटैक नहीं होता है, ठीक है। तो जयपाल अपना एरिया लाहौर तक, जो लाहौर है वहाँ तक बढ़ा लेता है, और उसके बाद जो शाही रूलर का जो एरिया था वो पूरा पेशावर पंजाब तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम मिलता है जयपाल को बीच में, जिसमें कोई अटैक नहीं होता है, उसी में अपनी पावर को बढ़ा लेता है। इन द फ्यूरियस बैटल नियर पेशावर 1001 जयपाल वॉज अगेन डिफीटेड। अब पेशावर में फिर दोबारा से 1001 में एक बैटल होती है जिसमें जो जयपाल होता है, ठीक है, ये इसके हाथ फिर से हार लगती है। महमूद एडवांस टू द शाही कैपिटल एंड थॉरली रिवेस्ड इट एंड पीस वॉज मेड बाय सीडिंग द टेररी वेस्ट ऑफ द इंडस टू द महमूद। और यहाँ पर ये अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि महमूद ही होता है, और यह महमूद इसको हरा देता है।
सोन आफ्टर जयपाल डाइड। और ये जो कहते हैं कि ये जो वॉर थी इसमें जयपाल बहुत बुरी तरह हारता है और सारा जो एरिया है वो महमूद के हाथ पहुंच जाता है। जयपाल की डेथ हो जाती है और उसके बाद जयपाल के बाद उसका बेटा आता है आनंदपाल। ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू सम लेटर अकाउंट्स जयपाल हैड एंटर्ड अ फ्यूनरल पायर फॉलोइंग हिज डिफीट बिकॉज ही फेल्ट ही हैड डिस्करेस्ड हिमसेल्फ। बहुत सारे अकाउंट से हमें पढ़ के पता चलता है कि जो जयपाल है वो अपनी हार से इतना ज़्यादा यहाँ पर शर्मिंदा हो गया था कि वो खुद से ही वो जलती हुई आग में कूद गया था, ऐसा बताते हैं। एंड द स्टोरी डैट ही हैड बिन टेकन प्रिजनर बाय महमूद एंड देन रिलीज सीम्स डाउटफुल। और कुछ जगह ये भी पढ़ने के लिए मिलता है कि महमूद ने इसको हराने के बाद प्रिजनर बना लिया था और फिर बाद में छोड़ दिया था, लेकिन ये थोड़ा डाउटफुल है। Despite these setbacks, the Shahi were still strong enough to offer serious resistance to Mahmud efforts to penetrate into the Punjab. इतना सब होने के बाद भी जो शाहीज थे अभी वो इतने स्टिल स्ट्रॉन्ग इनफ थे कि वो एक सीरियस रेजिस्टेंस दे सकते थे महमूद के एफर्ट को, जो वो पंजाब तक घुस गया था ना, पंजाब के अंदर तक। महमूद ऑल्सो हैड टू काउंटर द अटैक ऑफ नॉन मुस्लिम टर्क्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। अब महमूद इधर नॉर्दर्न इंडिया में तो आ ही रहा है, पंजाब तक आ गया, लेकिन साथ में उस पर दूसरे अटैक्स भी हो रहे थे। और वो अटैक उस पर कौन कर रहा था? जो नॉन मुस्लिम टर्क्स थे सेंट्रल एशिया से, वो भी महमूद पर अटैक कर रहे थे। हाउएवर इन अ डिसिसिव बैटल नियर द इंडस इन 1009 आनंद पाल वॉज डिफीटेड एंड महमूद डिवास्टेड हिज न्यू कैपिटल। भले ही दोनों तरफ से महमूद के ऊपर अटैक हो रहा था, लेकिन जब अब यहाँ पर होता क्या है, हाउएवर इन अ डिसिसिव बैटल नियर द इंडस इन 1009 आनंद पाल वॉज डिफीटेड। अब इंडस पर फिर से एक बैटल होती है 1009 में, इसमें जो आनंद पाल होता है वो हार जाता है। और यहाँ महमूद आनंद पाल को हराने के बाद अपनी एक नई कैपिटल बनाता है, ठीक है, नंदाना। ओके। इन द सॉल्ट रेंजेस एंड ओवर इन हिज फोर्ट कॉल्ड नागरकोट, रॉन्गली कन्फ्यूज विद द नागरकोट इन हिमाचल। ठीक है, तो नागरकोट को वो पूरा अपना फोर्ट बना लेता है और ये नागरकोट हिमाचल प्रदेश वाला नहीं है। आनंद पाल वॉज अलाउड फॉर सम टाइम टू रूल फ्रॉम द लाहौर एज अ फ्यूडेटरी। आनंद पाल को यहाँ पर ये मारता नहीं है, बल्कि उसको बोलता है कि ठीक है तुम्हें रूल करना है तो तुम रूल कर लो, लेकिन मेरा फ्यूडेटरी बन के तुम्हें रूल करना होगा, तुम चाहे तो लाहौर में रूल कर लो। तो आनंद पाल, जयपाल का जो बेटा होता है, वो महमूद के अंडर एक फ्यूडेटरी बन के लाहौर पर रूल करता है। बट इन 1015 महमूद एडवांस्ड अप टू लाहौर एंड प्लंडर्ड इट एंड आउटस्टेटेड आनंद पाल। लेकिन वही है, इनका जो महमूद जो डायनेस्टी थी, टर्किश की जो डायनेस्टी थी, ये अपनी इस आदत से मजबूर थी, प्लंडर करने वाली आदत से। यहाँ पर 1015 में जो महमूद होता है ये लाहौर में फिर दोबारा आता है, प्लंडर करता है, जबकि कौन रूल कर रहा था? इसी का फ्यूडेटरी तो रूल कर रहा था आनंद पाल, और इस बार ये आनंद पाल को वहाँ से पूरी तरह से हटा देता है। गजनवी टेरिटरीज एक्सटेंडेड अप टू द रिवर झेलम। अब जो गजनवी जो टेरिटरीज थी वो झेलम तक पूरी की पूरी सब गजनवी टेरिटरी के अंदर ही आ गया था, जो झेलम तक वाला पार्ट था। अर्लियर द मुस्लिम किंगडम ऑफ मुल्तान हैज़ ऑल्सो बीन ओवर। मुल्तान भी पूरा किसके पास पहुंच गया था? मुस्लिम किंगडम्स के अंडर ही आ गया था। हाउएवर एन अटैक ऑन कश्मीर बाय महमूद इन 1015 वॉज फॉइल्ड ड्यू टू वेदर कंडीशन। ठीक है। The struggle against the Shahi was a prolonged one, and the Shahi put up to stout resistance. And in this struggle, Shahis were supported only by the Muslim ruler of Multan. यहाँ पर ये जो शाही और जो ये गजनवी के बीच में जो ये वॉर पे वॉर चले जा रही थी, यहाँ पर जो शाही डायनेस्टी होती है, ठीक है, हिंदू शाही जो डायनेस्टी होती है, इसको सपोर्ट किया था सिर्फ जो मुस्लिम रूलर थे मुल्तान के, who had been harassed by the slave taking rates from the गजनी। अब मुल्तान के रूलर तो मुस्लिम थे, जो गजनवी थे वो भी मुस्लिम थे, है ना, और फिर भी मुझे मुल्तान था वो शाही डायनेस्टी का साथ दे रहा था, ना कि गजनवी का। क्यों? ऐसा क्यों था? क्योंकि जो ये मुल्तान के जो रूलर थे, ये जो गजनी एम्पायर था, ये इन मुल्तान के रूलर्स को भी परेशान कर रहा था। ठीक है, यहाँ से इनके यहाँ भी लूटपाट करता था और जो मुल्तान के जो लोग हैं उनको स्लेव बना के लेके जाता था। तो ये चीज़ जो मुल्तान के मुस्लिम रूलर्स थे उनको पसंद नहीं थी गजनबी की, तो इसीलिए वो शाही डायनेस्टी जो जयपाल की डायनेस्टी होती है उसके साथ अलाइंस कर लेते हैं। इट इज़ नॉट वर्थ इट अपेरेंटली नन ऑफ द राजपूत रूलर केम टू द एड ऑफ द शाही। यहाँ पर सबसे चौंकाने वाली बात ये होती है कि शाही डायनेस्टी का साथ देने के लिए कोई भी राजपूत जो रूलर होता है वो नहीं आता है। आता तो शायद ये लोग जीत जाते। ऑल्दो इन ऑर्डर टू एक्सग्रेट द स्केल ऑफ महमूद विक्ट्री, द 7th century historian फरिश्ता mentioned that many राजपूत रूलर इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम दिल्ली, अजमेर, कन्नौज एडिड जयपाल इन 1001। एक हिस्टोरियन है, वो बताते हैं कि बहुत सारे राजपूत रूलर थे दिल्ली के, अजमेर के, कन्नौज के, जो जयपाल की मदद करने के लिए 1001 में आते हैं। लेकिन इस बात का कोई भी पूरा प्रूफ नहीं है, क्योंकि अगर वो लोग आते तो जयपाल की इस तरह से हार ना होती। अजमेर हैड नॉट बीन फाउंडेड बाय दैन एंड दिल्ली का वॉज स्मॉल स्टेट।
And likewise, the Gujjar Pratihar Kannauj, who sway had extended upon Thaneshwar at one time, which were in much weakened condition. क्योंकि इस टाइम पे जो गुज्जर प्रतिहार थे उनकी भी कोई पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी, ठीक है. दस द शाही फाउट वर्चुअली अलोन. तो इसीलिए जो शाही डायनेस्टी होती है उसको अकेले ही यहाँ पर अटैक करना होता है, अकेले ही इस जो गजनी है उससे लड़ना होता है, क्योंकि उसके आसपास और कोई जो दूसरा रूलर होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि वो उसका साथ देने आ सके. By 1015, Mahmud was poised for an attack on the Indo-Gangetic Valley, and during the next half a dozen years, Mahmud launched a series of expeditions into the Indo-Gangetic plain. अब 1015 में जो महमूद है वो इंडो गैंगेटिक जो वैली होती है उस पर अटैक करता है, और उसके बाद ये मान के चलिए कि फिर वो बहुत सारे अटैक्स करता है, नंबर ऑफ सीरीज निकाल देता है उन अटैक्स की भी, ठीक है. इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के आसपास बहुत सारे एक्सपेडिशन चलाता है वो. एंड दीज रेड्स वर एम्ड एट प्लंडरिंग द रिच टेम्पल्स एंड द टाउन विच हैज़ अमेज्ड वेल्थ ओवर जनरेशन. और इसका मकसद सिर्फ यहाँ पर अटैक करने का यही था कि बड़े बड़े टेम्पल्स को लूटना है, और यहाँ पर जो भी सोना चांदी है जो जनरेशन से बहुत सारी जनरेशन से इकट्ठा होता हुआ आ रहा था उसको यहाँ से लेकर जाना है. द प्लंडरिंग ऑफ दिस वेल्थ ऑल्सो एनेबल्ड हिम टू कंटिन्यू हिज स्ट्रगल अगेंस्ट हिज एनिमी इन सेंट्रल एशिया. इसके यहाँ पर ये प्लंडर करने तो आता ही था, यहाँ से वेल्थ लेके जाता था, और साथ में इसका ये जो स्ट्रगल है ये इसलिए चलता रहता है क्योंकि सेंट्रल एशिया के साथ भी इसके झगड़े लगे रहते हैं, जो वहाँ पर से जो तुर्किश ट्राइब्समैन थे उनके साथ भी इसके लड़ाई झगड़े लगे रहते हैं महमूद के. तो इसलिए यहाँ पर ना कभी सेटल हो भी नहीं पाया. इसका मेन मकसद ये था प्लंडर करो, क्योंकि वहाँ पर भी तो उसको खर्चा करना है भाई, जब चारों तरफ से आपकी वॉर चल रही हैं तो उसके लिए ज़रूरत तो पड़ेगी आपको. ही ऑल्सो डिड नॉट वॉन्ट टू गिव टाइम टू द प्रिंस इन इंडिया टू रीग्रुप एंड टू कंबाइन अगेंस्ट हिम. इसने कभी इतना भी टाइम नहीं दिया भारत के जो प्रिंस वगैरह थे कि वो एक जगह ग्रुपिंग करके इसके खिलाफ कोई साजिश कर सके. महमूद रेड्स इनटू इंडिया अल्टरनेटेड विद द बैटल्स इन सेंट्रल एशिया. वो भारत के साथ भारत में रेड मारे जा रहा था, सेंट्रल एशिया में बैटल लड़े जा रहा था, इस तरह से चल रहा था. For his plundering raids into India, the Ghazis came handy to him, and Mahmud also possessed a great but shikan or a destroyer of the image for the glory of Islam. ठीक है, और ये बहुत सारे इमेजेस वगैरह को इसने यहाँ पर डिस्ट्रॉय करा है. एंड फ्रॉम द पंजाब महमूद रेडेड थानेश्वर द ओल्ड कैपिटल ऑफ हर्ष. पंजाब में भी इसने अटैक करा है जिसमें इसने थानेश्वर को रेड किया था, और ये जो हर्षा है उसकी ओल्ड कैपिटल थी थानेश्वर. हिज मोस्ट डेयरिंग रेड हाउएवर पर अगेंस्ट कन्नौज. एक और बहुत ही हम कहेंगे बुरी जो रेड इसने मारी थी वो कन्नौज के खिलाफ मारी थी 1018 में. एंड अगेंस्ट सोमनाथ. सोमनाथ का सबको पता है, सोमनाथ का जो टेम्पल है गुजरात में, 1025 में उस पर भी इसने पूरा लूट लिया था उसको. और उसके बाद इसकी कैंपेन चलाता है ये कन्नौज को लेकर. कन्नौज में मथुरा और कन्नौज दोनों को ये लूट लेता है, और खुद सोच सकते हो कितना बड़ा लुटेरा रहा है ये. द फॉलोइंग ईयर ही इन्वेडेड कलिंजर इन बुंदेलखंड. फिर बाद में जो बुंदेलखंड में कलिंजर है उसको लूट लेता है, और इस तरह से यहाँ से भर भर के चीज़ें लेके जाता रहता है. ये बहुत रिच हो जाता है, हो ही गई रिच, इतना सब कुछ ले गया. और इसको रोकने वाला नॉर्थ इंडिया में कोई भी नहीं था जो इसको एक तरह से कहते हैं ना मुंह तोड़ टक्कर दे सके, ऐसा कोई भी नहीं था. इसीलिए इसको रोकने की किसी में हिम्मत नहीं थी. बार बार आता था ये और लूटपाट करके चला जाता था. 1020 से लेके 1025 के बीच की अगर हम बात करें तो जो महमूद है वो बहुत ज़्यादा इंगेज था सेंट्रल एशिया अफेयर्स में. एंड 1025 ही मेड अ प्लान फॉर रेडिंग सोमनाथ. और उसी बीच ये प्लान बनाता है कि ये सोमनाथ का मंदिर लूटेगा, क्योंकि इसको पता चला था कि वहाँ पर बहुत रिच टेम्पल है वो, बहुत सारे जो लोग हैं वो वहाँ पर आते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं. ठीक है, जो लोग हैं पहले बैंक तो होते ही नहीं थे, तो लोग ना भगवान के चरणों में अपना धन रख के चले जाया करते थे, ये सोच के कि यहाँ तो सेफ ही रहेगा. ठीक है. द ऑब्जेक्टिव वुड ऑल्सो टू क्रिएट अ सेंस ऑफ ऑ एंड शॉक अमंग द राजपूत बिकॉज ही मास्ट विया मुल्तान एंड जैसलमेर विद अ रेगुलर कैवलरी ऑफ 30,000 कैवलरी के साथ वो भारत में घुस जाता है. और ये चीज़ सभी के लिए शॉकिंग थी, जो राजपूत थे उनके लिए भी शॉकिंग थी. मीटिंग लाइट अपोजिशन ऑन द वे ही रीच सोमनाथ. ठीक है, और ये सोमनाथ पहुंच जाता है. The commander of the city fled at his approach, but the citizen put out a stout resistance. अब जिस सिटी में ये जाता है वहाँ का कमांडर तो भाग जाता है देख के इसको, लेकिन वहाँ के जो सिटीजन हैं वो बहुत अच्छे से वहाँ पर इसको रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं. महमूद ब्रोक अप द शिवलिंगम एंड ऑर्डर्ड पार्ट्स ऑफ इट ब्रॉट बैक विद हिम टू द कजनी. जो महमूद होता है वो जो शिवलिंग होता है उसको तोड़ देता है, और बहुत सारा जो चीज़ें होता है वो अपने साथ वहाँ से ले आता है. Evading the attempt of some Rajput ruler to block him on his way back, he had to counter his marauding bands of जाट्स in Sindh. बहुत सारे रूलर्स होते हैं जो इसको जब ये वापस जाता है तो उसको रोकने की कोशिश करते हैं. उसमें जाट्स भी होते हैं सिंध के, बट उसके बावजूद भी ये आराम से बहुत सारी वेल्थ लेके
गजनवी वापस आ जाता है। इट इज़ डिफिकल्ट टू से दैट वेदर महमूद अटैक ऑन सोमनाथ प्रोसीज्ड ऑन अटैक ऑन राजस्थान एंड गुजरात। महमूद रिटर्न द फॉलोइंग ईयर टू पनिश द जाट हु हैड हैरिड हिम ऑन हिज रिटर्न टू गजनी। महमूद भूलता नहीं है कि जब वो वापस आ रहा था तो बहुत सारे राजपूत रूलर्स ने और जाट्स ने उस पर अटैक किया था, और बहुत साल बाद वो वापस आता है इन जाट से बदला लेने के लिए, इनको पनिश करने के लिए, क्योंकि ये इसको रास्ते में रोक लेते हैं। एंड ही डाइड एट गजनी 1030। और इसी बीच 1030 में जब ये जाट्स को पनिश करने के लिए भारत आता है, मतलब इस पे आता है, तो तभी 1030 में इसकी क्या हो जाती है, इसकी हो जाती है डेथ। It is not correct to dismiss the Mahmud as just a raider or plunder. The Ghaznavid conquest of Punjab, Multan completely changed the political situation in North India. तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ये रेडर नहीं था या प्लंडर नहीं था, क्योंकि इतने सारे लूट करके ले गया है, तो सारा तहस नहस करके गया है, तो बिल्कुल था। ये पंजाब और मुल्तान को कम्प्लीटली कॉन्क्वायर तो कर ही लेता है, साथ में उसकी जो पॉलिटिकल सिचुएशन होता है नॉर्थ इंडिया में, उस पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इसके इन सब चीज़ों से। द टर्क्स हैड क्रॉस द चेन ऑफ माउंटेन्स डिफेंडिंग इंडिया इन द नॉर्थ वेस्ट एंड कुड मेक अ डीपर इंकर्जन इनटू द गैंगेटिक हार्टलैंड एट एनी टाइम। अब जो पहले जो टर्क्स थे जो भारत में नहीं आते थे, अब वो भारत में कभी भी घुस सकते थे उनको, क्योंकि ये चीज़ क्लियर हो गई। अब जैसे ही महमूद की डेथ हो जाती है, जो पावरफुल एम्पायर था पूरा शेल्जुक एम्पायर था, ठीक है, अब आ जाता है ये। अभी तक किसका चल रहा था, महमूद का चल रहा था। महमूद के बाद कौन आ गया, शेल्जुक एम्पायर आ गया। शेल्जुक एम्पायर में कौन कौन सी एरिया आते थे, सीरिया वाला, ईरान, ट्रांस ऑक्सियन, ठीक है ना, ये सब आते थे, और जितना भी जो पार्ट है जो गजनवीद के कंट्रोल में था वो सारा भी आ जाता है। इन द फेमस बैटल मसूद द सन ऑफ महमूद, ठीक है, अब ये मसूद कौन था, ये महमूद का बेटा था, वॉज कम्प्लीटली डिफीटेड। एक बैटल होती है उसमें ये जो मसूद होता है महमूद का बेटा पूरी तरह से हार जाता है, एंड हार्ड टू फ्ली टू लाहौर फॉर रिफ्यूज़, और ये शरण लेने के लिए कहाँ पहुँच जाता है, लाहौर पहुँच जाता है। द गजनवीद एम्पायर नाउ श्रैंक टू गजनी एंड द पंजाब। अब जो गजनवी की जो एम्पायर थी वो बस गजनी और पंजाब तक ही बची थी, ठीक है, अभी तक तो वो बहुत फैली हुई थी, लेकिन अब सिर्फ वो पंजाब तक, गजनी से पंजाब तक ही कंट्रोल में रह गई थी, बस इतनी ही रह गई थी। ऑल दो द गजनवी कंटिन्यू टू मेक प्लंडरिंग रेड इन टू द गैंगेटिक वैली एंड राजपुताना, लेकिन गजनवी अभी भी अपनी आदतों से मजबूर थे, अभी भी प्लंडर वगैरह बराबर कर रहे थे ये, गंगा वैली तक, राजपुताना जो भी स्टेट थे वहाँ तक। दे आर नो लॉन्गर इन अ पोजिशन टू पोज अ सीरियस मिलिट्री डेंजर टू इंडिया। Simultaneously, a number of states arose in North India which could counter the गजनवी रेड। लेकिन अब गजनवी जो एम्पायर था वो इतना स्ट्रांग नहीं रहा था कि वो भारत में आएगा, लूटपाट करके आसानी से चला जाएगा, बल्कि अब जो ये, क्योंकि ये से ना महमूद गजनवी के टाइम तक ही रहता है, अब इसका जो बेटा होता है वो इतना अच्छा सक्सेसर नहीं होता, इसीलिए अब यहाँ भारत में भी दूसरे नए नए स्टेट्स बनने लगे थे नॉर्थ इंडिया में, तो इसलिए अब गजनवी रेड्स को काउंटर करना भारत के लोगों के लिए आसान हो गया था, और गजनवी के लिए प्लंडर करना मुश्किल हो गया था। तो ये था पूरा जो गजनवी डायनेस्टी के बारे में हमने पढ़ा, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ चीज़ें रटने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको ना एक बस इसका ये मान चलिए आपको एक बैकग्राउंड तैयार करना है, आपको पता होना चाहिए कि चीज़ों ने कैसे कैसे वर्क किया, कैसे कैसे आई वो, बस इसमें कुछ रटने वाली चीज़ है ही नहीं, स्टोरी की तरह आपको देखना है। अब यहाँ पर जो छोटे छोटे ये जो स्टेट्स बनते हैं ये राजपूत स्टेट्स रहेंगे, क्योंकि ये इनको टक्कर देते हैं जब ये भारत में घुसने की कोशिश करते हैं। तो इस पार्ट के लिए हमारा इतना ही कवर करेंगे, हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे हम राजपूत स्टेट्स को, ठीक है। तो ये आपको लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।